हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा केयर में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि आरसीसी बीम क्या होती है, कौन कौन सी आरसीसी बीम होती हैं, और न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है। इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज जो हमको पढ़ना है कि न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे ज्ञात करते हैं, लीवर आर्म क्या होता है, इन सब के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है इसके पहले वाली, तो अभी जाके उसको देखिए, और जब तक उसको आप देखेंगे नहीं तब तक ये आपको समझ में नहीं आने वाली। इसलिए पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो जो आज हमको पढ़ना वो क्या पढ़ना है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक मिनट आप रुकिएगा। क्या पढ़ना हमको, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, पहले एक बार उसको देख लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। इसको देखा था, ठीक है। इसको हमने दो तरह से फाइंड आउट करने के मेथड देखे थे। पहला क्या था, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम CNA बोल सकते हैं शॉर्ट में, CNA। और दूसरा क्या हमने देखा था, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी इसको ANA बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक। तो ये हमने देखा था पिछली वीडियो में। आज हमको ये देखना है कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और ये जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है इससे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो होता है कि ये जो हम फाइंड आउट करते हैं क्या, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको दो तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं पहले उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये जो है न्यूट्रल एक्सिस की गहराई जो होता है, अनुज्ञेय प्रतिबल, ठीक है, जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस होता है, और जो तनन इस्पात उसमें टेंसाइल स्टील लगाए जाते हैं, उन दोनों के आधार पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको, पहला क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसको क्या हमने परमिसिबल स्ट्रेस के आधार पे इस पे ज्ञात करते हैं, और दूसरा बताया था हमने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये हमने इसमें टेंसाइल स्टील, ठीक है, इन दोनों के आधार पे हमने फाइंड आउट किया था। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस की गहराई उसमें उपलब्ध, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस की गहराई उस सेक्शन जिस सेक्शन का हमें डेप्थ ज्ञात करें न्यूट्रल एक्सिस का, तो लिख सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस की गहराई उसमें उपलब्ध परमिसिबल स्ट्रेस या फिर अनुज्ञेय प्रतिबलों तथा टेंसाइल स्टील या फिर तनन इस्पात के आधार पर ज्ञात करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस हमारे दो तरह के होते हैं, मतलब दो तरह से न्यूट्रल एक्सिस की गहराई ज्ञात की जाती है। पहला क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मेथड द्वारा, दूसरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मेथड द्वारा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया था, पिछली वीडियो में पढ़ा था इतना। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है, कैसे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द्वारा हम ज्ञात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो आज का जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। टू फाइंड द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना, किस तरह से उसको ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सेक्शन ले लेते हैं। ये जो होता है, ये हमारा जो बेंडिंग थ्योरी हम आपको पढ़ाए थे सोम में, वहाँ से आपको ये रिलेट करके चलना है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, M/I = F1y = E/R। ये हमने क्या पढ़ा था आपको, फ्लेक्सरल फार्मूला पढ़ाया था या फिर बेंडिंग इक्वेशन पढ़ाया था, ठीक है। इसी पर ये जो हमारा ये जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने का है, इसी के आधार पे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बेंडिंग थ्योरी पर आधारित है।
ठीक है। तो देखते हैं कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक सेक्शन ले लेते हैं। ये कुछ हमारे पास सेक्शन है, ठीक है। चौड़ाई बी हो गई, टोटल डेप्थ डी हो गई, स्टील रॉड हो गया, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी हो गया। ये क्लियर कवर होता है, ये इफेक्टिव कवर होता है, ये क्लियर कवर होता है। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये कुछ न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ये कंप्रेशन जोन और ये टेंशन जोन। ये हमारा क्या होता है, AST एरिया ऑफ स्टील हो गया, ठीक है। और इसकी गहराई मान लेते हैं कुछ x है, यही हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इतना हमको पता होना जरूरी होता है। और जब ये हमारा x होगा तो ये इतना कितना हो जाएगा हमारा d माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब इसी के सहारे क्या करते हैं हम, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की गहराई ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो क्या करते हैं हम, ऊपरी खंड जो हमारा होता है, ठीक है, ऊपरी सिरे से इस्पात की केंद्र की गहराई इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मतलब कि टॉप से इसके सेंटर जो हमारा तनन इस्पात या फिर टेंसाइल स्टील बोलते हैं, इसके सेंटर तक की डिस्टेंस स्मॉल डी, जिसको हम इफेक्टिव डेप्थ बोल रहे हैं, और न्यूट्रल एक्सिस तक की गहराई एक्स, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। ये हमने मान लिया। अब इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, खंड के ऊपरी सिरे पर विकृति ज्ञात करेंगे, मतलब कि स्ट्रेन ज्ञात करेंगे, और फिर इस्पात में, इस स्टील में जो हमारा स्ट्रेन आएगा उसको ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा हमारा, लिख सकते हैं खंड के ऊपरी सिरे में विकृति अपान में इस्पात में विकृति, क्या हो जाएगा, ये हमारा खंड के ऊपरी सिरे में विकृति, ये इक्वल टू x अपॉन डी माइनस एक्स, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऊपरी सिरे में x डिस्टेंस है, यहाँ से जब लेते हैं, और ये हमारा d माइनस एक्स है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे जब हम लेते हैं तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना है, x है, आप देख रहे हैं, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना है, ये हमारा d माइनस एक्स है। तो x अपॉन डी माइनस एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ हमने क्या पढ़ा था, यंग मॉडुलस पढ़ा था, ठीक है। यंग मॉडुलस क्या पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस हमारा क्या है सिग्मा, और स्ट्रेन क्या है एप्सिलॉन, ठीक है, या फिर स्मॉल e लिखते थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन देखते हैं। तो यहाँ से स्ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेन हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन में E। स्ट्रेन ये हमारा आ गया। अब यही स्ट्रेन अगर हमें ऊपरी मतलब कि ज्ञात करना, ऊपर हमारे कंक्रीट में ज्ञात करना, तो EC लिख देंगे, ठीक है। क्या EC बराबर क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा CBC अपॉन में EC, मतलब EC नहीं सॉरी, एप्सिलॉन C इक्वल टू सिग्मा CBC, या फिर सिग्मा CB कहीं आपको मिल जाएगा कहीं कहीं, तो अपॉन में EC। ऐसे ही हमारा अगर स्टील के लिए ज्ञात करते हैं ES हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन S, तो सिग्मा CBC हो जाएगा, सिग्मा ST सॉरी, ये हमारा सिग्मा, इसको हम सिग्मा ST लिखेंगे, सिग्मा ST अपॉन में ES लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टील के लिए हो जाएगा। अब यही चीज़ सेम चीज़ क्या करेंगे, ये क्वेश्चन फर्स्ट अगर इसको मानते हैं तो इसमें पुट करेंगे दोनों का स्ट्रेन। ये हमारा ऊपरी सिरे में मतलब कि कंक्रीट कंप्रेशन जोन, मतलब कि कंक्रीट में स्ट्रेन हो जाएगा, नीचे टेंशन जोन मतलब कि इस्पात में विकृति हो जाएगी, इन दोनों में। अब यही चीज़ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आपको नोट से मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि एप्सिलॉन C इक्वल टू सिग्मा CBC अपॉन में ये हो जाएगा EC, और एप्सिलॉन S इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन में ES, ठीक है। अब यही चीज़ हम सेम टू सेम इसमें पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा CBC अपॉन में EC
और ये मल्टीप्लाई जब यहाँ पे अपॉन में आएगा तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई एस अपॉन में सिग्मा एस टी इक्वल टू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स। अब इसको लिख सकते हैं सिग्मा सी बी सी अपॉन में सिग्मा एस टी और इंटू लिख सकते हैं ई एस अपॉन में ई सी इक्वल टू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स। इतना तो हमने लिख दिया। ठीक, अब एक चीज़ आपको ध्यान होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, वहाँ पे क्या हमने बताया था कि यंग मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन में यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इक्वल टू क्या बताया था हमने आपको, मॉडुलर रेशियो। ठीक है, तो मॉडुलर रेशियो का मान कितना हो जाता है, यहाँ पे m हो जाएगा। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको सिग्मा सी बी सी अपॉन में सिग्मा एस टी मल्टीप्लाई बाई एम इक्वल टू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आपको सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि स्पेस यहाँ पे देख रहे हैं आप कम है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपॉन में सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम एक्स सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो एक्स सी लिख सकते हैं या फिर आप एक्स सी लिख दीजिए। क्या फार्मूला निकल गया हमारे पास जब इसको हमने सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो क्या हमारा एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपॉन में सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आया क्या निकल के कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने का फार्मूला। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं क्या करना है हमको कि इसमें क्या बेंडिंग इक्वेशन, हमारा जो बेंडिंग थ्योरी है, जब बेंडिंग थ्योरी हमने पढ़ा था वो फॉलो कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने, ये सेक्शन लिया। सेक्शन में क्या किया, इस न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग, न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष क्या कर रहे हैं हम, ऊपर मतलब कि टॉप जोन में विकृति जो स्ट्रेन आ रही है अपॉन में इस टेंशन जोन में जो विकृति आ रही है उसको ले रहे हैं, स्ट्रेन आ रही है उसको ले रहे हैं, इक्वल टू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स। अब स्ट्रेन हमारे ऊपर कंक्रीट में स्ट्रेन कितना आया, सिग्मा सी बी सी अपॉन ई सी, और स्टील में कितना आया, सिग्मा एस टी अपॉन ई एस। तो ये पलट जाएगा तो कितना जाएगा, ई एस अपॉन सिग्मा एस टी। तो अब इसको जब अलग कर लिए तो सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी इंटू ई एस अपॉन ई सी, ठीक है, इक्वल टू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स ऑलरेडी दिया गया है। सॉरी, अब हमने क्या पढ़ा था, मॉडुलर रेशियो पढ़ा था, यंग मॉडुलस अपॉन यंग मॉडुलस अपॉन स्टील अपॉन में यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ये हमारा m हो गया यहाँ पे। अब इसको जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर हमारा m सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस m सिग्मा सी बी सी, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको बता देते हैं कि इसमें m क्या है, सिग्मा सी बी सी क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। पहले तो x आप जानते ही हैं, x क्या है हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। फिर m क्या है, मॉडुलर रेशियो। फिर सिग्मा सी बी सी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग इन कंक्रीट। बेंडिंग में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा इसमें टेंशन जोन में, सॉरी कंप्रेशन जोन में, वो हमारा सिग्मा सी बी सी है। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। सिग्मा एस टी क्या है, ये सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील है। और हमारे पास ये एक्स हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, मॉडुलर रेशियो, कंप्रेशन जोन में स्ट्रेस, और ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ, और ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। अगर सारी वैल्यूज हमारी दी गई है तो हम आराम से निकाल सकते हैं सिग्मा सी बी, सॉरी एक्स सी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। टू फाइंड द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने की क्या करेंगे, ठीक है, सेम टू सेम सारी चीज़ें वही रहेंगी, सेक्शन भी वही रहेगा हमारा जो सेक्शन हमने बनाया था। ठीक है, स्मॉल डी, कैपिटल डी, ये ए एस टी टेंशन जोन, कंप्रेशन जोन, बी एक्स, ये डी माइनस एक्स,
ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। अब क्या करना है, इसमें क्या करते हैं, ठीक है, पहले तो इस्पात के समतुल्य, ठीक है, जो हमारा इस्पात का ये हमारा AST है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे इसके समतुल्य, कंक्रीट के समतुल्य, क्योंकि ये कंक्रीट में डाला जा रहा है, तो इसके समतुल्य जब हम इसका ज्ञात करेंगे एरिया, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे पहले हम, इस्पात का कंक्रीट के समतुल्य क्षेत्रफल, ठीक। ये कैसे हमारा निकल के आएगा, जब हम इस सिग्मा AST में मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा आ जाता है इस्पात का क्षेत्रफल आ जाएगा कंक्रीट के समतुल्य, मतलब कि M × AST, ठीक है, ये हमारा निकल के आता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। AST क्या है हमारे यहाँ पे, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बताया एरिया ऑफ स्टील बार्स, ठीक है, उसका एरिया हमारा AST। अब क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, जब हम यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, टू फाइंड द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा आ गया एरिया। अब क्या करेंगे, कंप्रेशन जोन में जो हमारा, ठीक है, मोमेंट ऑफ कंप्रेशन, जो कंप्रेशन एरिया और मोमेंट ऑफ टेंशन एरिया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है, इन्हीं पर ये आधारित होता है हमारा ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन एरिया इक्वल टू मोमेंट ऑफ टेंशन एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन में जब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे कंप्रेशन जोन में क्या करेंगे, हम मोमेंट ज्ञात करेंगे, तो ये कितना हमारा हो जाएगा, इस न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष हमको ज्ञात करना है इस पे मोमेंट, इस कंप्रेशन मतलब कि टॉप पे, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना है x और ये डिस्टेंस कितना है b, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा bx² / 2, ठीक है। तो bx² / 2 आप मोमेंट पढ़े होंगे पहले, सोम में हमने आपको पढ़ाया था कि मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सोम, क्योंकि अभी आपके एग्जाम तो नहीं हुए, तो आप वहाँ से जाके सोम को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ bx² / 2, और टेंशन जोन में कितना हो जाएगा, टेंशन जोन में यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा ये AST है, ठीक है। तो जो एरिया हमारा निकल के आया है M × AST, मतलब मॉडुलर रेशियो मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्टील बार। इसमें क्या करेंगे हम, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d - x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा M × AST × d - x, ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये द्विघातीय समीकरण बन के हमारा आएगा। द्विघातीय समीकरण द्वारा जब इसको मान लेते हैं, हमारा वैल्यू दे दिया गया कि इसकी चौड़ाई कितना है, 200 है, फिर मॉडुलर रेशियो मान लो 18 दे दिया गया, और इसका डाया दे दिया गया 15 mm, ठीक है, या फिर 16 mm का डाया दे दिया गया, और इफेक्टिव डेप्थ दे दिया गया हमारा 450 मान लेते हैं। तो अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण बन के आएगा। द्विघात समीकरण मतलब क्या समझ रहे हैं आप, AX² + BX + C = 0, कुछ इस तरह का समीकरण हमारा बन के आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक फार्मूला जानते हैं, हमने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा, ठीक है, क्या श्रीधराचार्य फार्मूला जिसको बोलते हैं, या फिर द्विघातीय समीकरण श्रीधराचार्य फार्मूला उसको बोलते हैं, या फिर द्विघातीय सूत्र बोलते हैं उसको। तो द्विघातीय सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। द्विघातीय सूत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ये हमारे पास श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघातीय सूत्र हम इसको बोल देते हैं। तो ये हुआ हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित
न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। अभी आप देख लीजिए कि फार्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पहले जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं, सारे जितने फार्मूले हैं कैसे आ रहे हैं, कैसे उस पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, आपको इस चैनल पर सबसे पहले, ठीक है, और सबसे शानदार वे में क्लासेस मिलेंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, आई होप कि ये आपको समझ में आएगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमको क्या देखना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, हम देख लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, देख लेते हैं कि कैसे बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये कोई सेक्शन मान लेते हैं, थ्योरी हम आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, थ्योरी नहीं बता रहे, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रहे हैं। थ्योरी आप उससे पढ़ लीजिएगा नोट से। ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, बी हो गया, कैपिटल डी हो गया, स्टील रॉड्स हो गए, स्मॉल डी हो गया, ठीक है, एक्स हो गया, डी माइनस एक्स हो गया। अब इसका अगर हमें क्या करना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम हमको ड्रॉ करना है, तो किस तरह से इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ होगा, ये कुछ, इसको अगर हम आगे बढ़ा लेते हैं तो क्या होगा, और ये ले लिया हमने। ठीक है, इसका रेफरेंस ले लिया। हमने क्या पढ़ा है कि न्यूट्रल एक्सिस पे जो हमारा स्ट्रेस होगा या फिर स्ट्रेन होगा सब शून्य होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन इसमें जनरेट होगा, ये कुछ इस तरह से स्ट्रेन जनरेट होगा, फिर ये ऐसे 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 जीरो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जब ऊपर बढ़ेंगे कंप्रेशन जोन में तो स्ट्रेन ऐसे हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा स्ट्रेन कुछ बढ़ता चला जाएगा, हर एक पॉइंट पे स्ट्रेन हमारा बढ़ता ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन इन कंक्रीट। ये हमारा स्ट्रेन इन कंक्रीट, इतना स्ट्रेन जनरेट होता है। और जब हम टेंशन जोन में देखते हैं, ठीक है, टेंशन जोन में, ये हमारा टेंशन जोन यहीं तक है, तो ये हमारा क्या कुछ इस तरह से ऐसे आएगा। इसको हम क्या बोल देते हैं, ठीक है, स्ट्रेन इन स्टील। ये हमारा होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, सॉरी स्ट्रेन, ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम हुआ। अब स्ट्रेस डायग्राम जब पढ़ते हैं तो स्ट्रेस डायग्राम किस तरह से बनता है उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये इसको सीधा थोड़ा आप बनाइए। ठीक है, हाथ से हमसे तिरछा हो सकता है आप, लेकिन जब स्केल से बनाएंगे तो वो सीधा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंप्रेशन जोन हो जाएगा सी, और ये इसके रेफरेंस में रहेगा। चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको अगर बनाना चाहें, ये टेंशन हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब यहीं से आप अगर चाहे तो लीवर आर्म समझ सकते हैं। ठीक है, लीवर आर्म क्या होता है, कंप्रेशन जोन से। ठीक है, क्या होता है लीवर आर्म हमारा, पहले लीवर आर्म देख लेते हैं। कुल संपीड़न बल जहाँ पे लगता है, इसका जो कुल संपीड़न बल इस क्षेत्र में लगेगा, इसका जो कंप्रेशन जोन है, इसका कुल संपीड़न बल यहाँ पे कहीं लगेगा और इसका कुल टेंशन यहाँ पे लगेगा। तो क्या होता है हमारा जो लीवर आर्म, जिसको हम उत्तोलक भुजा बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कुल संपीड़न बल, ठीक है, कुल संपीड़न बल तथा कुल तनन बल के क्रिया बिंदुओं, सॉरी, कुल संपीड़न बल तथा कुल तनन बल के क्रिया बिंदुओं के मध्य की दूरी, ठीक है, या फिर मध्य लंबवत दूरी को क्या बोल सकते हैं हम, उत्तोलक भुजा, जिसको हम लीवर आर्म बोलते हैं, जेड। ठीक है, ये हमारा उत्तोलक भुजा होता है। अब एक चीज़ इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो स्ट्रेन, कंक्रीट में जो स्ट्रेन जनरेट होगा वो कितना स्ट्रेस, सॉरी, सिग्मा CVC होता है, और इसको क्या लिख देते हैं हम, सिग्मा ST, इसको हम
लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम। ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम हो गया। ये किसके लिए हुआ स्ट्रेस डायग्राम? ये वो हमारा WSM के लिए, ठीक है। LSM के लिए वो दूसरी तरह से बनता है। ये आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन आप जान लीजिएगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम इस तरह से बनता है। अगर आप कहीं जाते हैं, कोई पूछ लेता है कि WSM में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस तरह से आपके बनता है, तो आप क्या करेंगे? उसका चेहरा थोड़ी देंगे। तो जब आपको पता रहेगा तो ही तो आप बता पाएंगे ना। तो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है WSM के लिए, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं लीवर आर्म देख लेते हैं, ठीक है। लीवर आर्म अच्छे से देख लेते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा जान लिया कि लीवर आर्म किसको कहते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। तो हमने आपको बता ही दिया कि लीवर आर्म किसको कहते हैं। लीवर आर्म हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तोलक भुजा। हमने क्या बताया आपको? स्ट्रेस डायग्राम पढ़ाया। इसको हम डॉटेड कर देते हैं। या फिर इसको इधर बना सकते हैं। और ये हमारा कुल कंप्रेशन यहाँ पे लग रहा है, कुल टेंशन हमारा T यहाँ पे लग रहा है। इसको इधर ही बनाते हैं तो सही रहेगा, आपको समझ में आए। चाहे आप इधर बना सकते हैं, चाहे इधर बना सकते हैं, बनेगा आपका एक ही चीज़, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा ये, ठीक है। कंप्रेशन हमारा इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी, इसी को क्या बोलते हैं? लीवर आर्म। मतलब कि कुल कंप्रेशन फोर्स तथा कुल टेंशन फोर्स के क्रिया बिंदुओं के मध्य लंबवत दूरी, ठीक है। कुल कंप्रेशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, कुल टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इन दोनों के मध्य, ठीक है। इन दोनों के मध्य जो हमारी लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी को हम लीवर आर्म बोलते हैं। अब टोटली हमारे पास डेप्थ कितना था? स्मॉल d। ये आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टोटल d था, ये हमारा जहाँ पे स्टील रॉड लगा था, ये चीज है, ठीक है। ये हमारा टोटल डेप्थ था यहाँ तक, लेकिन ये हमारा स्मॉल d है, ठीक है। तो स्मॉल d और ये हमारा x था, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ से ये x हो जाएगा। तो क्या होता है? d माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। ये हमारा जो कंप्रेशन, टोटल कंप्रेशन काम करता, आप क्या पढ़े होंगे कि एक चीज़ आप पढ़े होंगे HHM में, जब आप हाइड्रोलिक पढ़ रहे होंगे वहाँ पे, तो ये जो इसका सेंटर काम करता आप पढ़े होंगे, ये h/3 पर होता है। बेस से h/3 पे ये हमारा होता है। इसका जो ये डिस्टेंस हमारी h/3 होती है, ये 2h/3 होती है, ठीक है। तो ये h/3 मतलब यहाँ पे x है, ये डिस्टेंस हमारी x है, तो ये x/3 पे काम करेगा, ठीक है। ये हमारा x/3 पे आप काम करेगा। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा? जब हम इस d में से x/3 को माइनस करते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो z बराबर d माइनस x/3, ये हमारा क्या होता है? लीवर आर्म होता है, ठीक है। d माइनस x/3, इसी को हम लीवर आर्म बोल देते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको लीवर आर्म समझ में आया होगा क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि जो हमारे सेक्शन होते हैं, ठीक है, कंक्रीट RCC के सेक्शन होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और छूट रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है इसको देख लेते हैं पहले। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक प्रबलित कंक्रीट खंड है कोई, ठीक है, RCC का कोई सेक्शन है, इस्पात का कुल तनन बल तथा कंक्रीट का कुल संपीड़न बल, ठीक है। इस्पात में जाहिर सी बात है टेंसाइल फोर्स होगा, और कंक्रीट में हमारा कंप्रेशन फोर्स, उन दोनों का जो कुल तनन बल तथा कुल संपीड़न फोर्स होगा के कपल द्वारा उत्पन्न आघूर्ण, ठीक है। जो
टेंशन में, जो टेंसाइल में हमारा कुल तनन बल होगा, जैसे क्या है कि ये कुछ हमारा बना था यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में हमारा कंप्रेशन काम कर रहा था, इस डायरेक्शन में हमारा टेंशन काम कर रहा था। तो इन दोनों, ये दोनों मिला के क्या करेंगे, इसमें एक कपल जनरेट करेंगे। ठीक, जब इसको एक कपल जनरेट करेंगे, जैसे क्या कर रहे हैं, इसी पे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और एक इधर फोर्स लगा, तो क्या होगा, ये कपल जनरेट होकर इसमें मोमेंट जनरेट होगा। ठीक, कपल के कारण जिसमें कपल जनरेट हो रहे हैं उसके कारण इसमें मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो उस मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए, इस मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए ये जो एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो क्या होगा, जिसमें कपल के कारण मोमेंट जनरेट होगा। इस मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए जो फोर्स कार्य करता है, एक्ट करता है, उसी को हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ये हुआ आपका डेफिनेशन। अब इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, फार्मूला भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है, इसको एम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, ठीक है, डायरेक्ट एक फार्मूला है कि कंप्रेशन या फिर टेंशन में जो हमारा लग रहा है, ठीक, क्या बोला जा रहा है, संपीड़न क्षेत्र, ठीक है, इस्पात का कुल तनन बल अथवा कंक्रीट का कुल संपीड़न बल अथवा, ठीक है, के कारण जो कपल जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो कंप्रेशन फोर्स या फिर टेंशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जब जेड कर देंगे, जेड क्या हमारा, हमने अभी आपको बताया क्या, लीवर आर्म। ठीक है, ये हमारा हो जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर यहीं पे हम अभी कंप्रेशन जोन में जो हमारा फोर्स लग रहा है या फिर टेंशन जोन में जो फोर्स लग रहा है उसका फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो कंप्रेशन जोन के लिए पहले देख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, बी एक्स सिग्मा सी बी सी अपॉन में 2, और ये हमारा जेड का मान d-x/3, ये हमारा कंप्रेशन जोन के लिए आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसी तरह अगर हम टेंशन जोन के लिए देखना चाहें तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू d-x/3, ये हमारा टेंशन जोन के लिए निकल के आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हुआ कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है और किसके लिए कितना होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा कंप्रेशन जोन में, और ये टेंशन जोन के लिए हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी मेंबर लिख सकते एक तरह से। ठीक है, जो आरसीसी के मेंबर्स हम बनाते हैं उनमें कितना परसेंट हम स्टील यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्या हुआ, कोई मेंबर हमको मान लीजिए बीम बनाना हुआ, तो उसमें क्या करेंगे, पहले तो कंक्रीट और स्टील दोनों को मिला के क्या करते हैं, हमारे आरसीसी मेंबर्स बनते हैं। तो जो आरसीसी मेंबर्स हमारे होते हैं, ठीक है, उनमें हमारा कंक्रीट यूज कर दिया हमने, फिर उसमें देखना होता है कि कितना जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है उसके हिसाब से कितना उसमें स्टील डालें। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा स्टील डाल दें या फिर कम स्टील डाल दें, स्टील उतना ही डालें जितना उसमें आवश्यकता हो, जितना कि वो बियर कर सके लोड को आने वाले। ठीक है, तो वही चीज़ देखना है कि कितना स्टील हम डालेंगे। अगर उसका क्रॉस सेक्शन इतना दिया गया, कोई क्रॉस सेक्शन दे दिया गया, तो उसमें कितना परसेंट स्टील हम डालते हैं, ये चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए डायरेक्टली एक फार्मूला हमारे पास दिया गया है। क्या फार्मूला है, P इक्वल टू, ठीक है, P क्या है हमारा, P हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील है, P इक्वल टू AST अपॉन में B मल्टीप्लाई बाई D इंटू 100। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है कि परसेंटेज ऑफ स्टील इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील अपॉन में विड्थ इंटू डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई 100। ये होता है हमारे पास फार्मूला डायरेक्टली। यहाँ से अगर हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, तीन चीज़ें, ये चीज़ दिया गया है, तो हम परसेंटेज ऑफ स्टील ज्ञात कर सकते हैं। और हमारे पास अगर परसेंटेज ऑफ स्टील और विड्थ सेक्शन का और डेप्थ दोनों दिया गया है, तो यहाँ से हम एरिया जो है स्टील का एरिया वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर इसको लिख सकते हैं AST इक्वल टू P, ये स्मॉल p है, ध्यान दीजिएगा आप, P मल्टीप्लाई बाई B इंटू D अपॉन में 100।
ये हमारा हो जाता है एरिया ऑफ स्टील के लिए। अब अगर हमें एक इकोनॉमिकल सेक्शन बनाना हुआ, ठीक है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, इकोनॉमिकल सेक्शन बनाना हुआ, तो उसके लिए एक डायरेक्टली फार्मूला होता है जिसका यूज हम कर लेते हैं। जैसे आपके न्यूमेरिकल्स में आ गया कि इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट कीजिए, उसमें सारी वैल्यूज दी रहेंगी, उसको पुट करके हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, P बराबर क्या फार्मूला होता है, 50x² अपॉन में m इंटू डी माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला होता है किसके लिए, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है, 50x² अपॉन में md मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एक्स, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परसेंट निकाल सकते हैं कि कितना हमें इकोनॉमिकल अगर सेक्शन बनाना हुआ तो उसमें कितना परसेंट स्टील हमको डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए x क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ये x जो यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, m क्या है मॉड्यूलर रेशियो है, d क्या है डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ है, और x फिर हमारा भाई क्या कहते हैं कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है कि परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए किसी आरसीसी मेंबर में किस प्रकार से हम परसेंटेज फाइंड करेंगे स्टील का, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमें जैसे हमने क्या किया इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए, अब अगर क्या कर रहे हैं हम यहीं पे परसेंटेज ऑफ स्टील, ये परसेंट में होता है इसलिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या होता है इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए ये होता है। अब अगर हमने क्या किया यहीं पे स्टील का परसेंटेज अधिक कर दिया, किसी सेक्शन में क्या किया स्टील का परसेंटेज अधिक कर दिया, तो क्या होगा, उसको कौन सा सेक्शन बोलेंगे, या फिर स्टील का परसेंटेज कम कर दिया तो उसको कौन सा सेक्शन बोलेंगे। ये हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखते हैं कि अगला हमारा क्या है, क्लासेज ऑफ आरसीसी बीम, ठीक है। जो हमारे आरसीसी बीम होते हैं, आरसीसी बीम कि कौन कौन से क्लासेज हैं, कौन कौन से वर्गीकरण है, उसको देख लेते हैं। क्लासेज ऑफ आरसीसी बीम्स, ठीक है। इसमें पहला क्या आता है, पहला इसमें आ जाता है हमारा बैलेंस सेक्शन, जिसको हमने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिकल सेक्शन। पहला क्या है, बैलेंस सेक्शन, जिसको हम इकोनॉमिकल सेक्शन भी बोल देते हैं। दूसरा क्या आता है हमारा इसमें, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तीसरा क्या आता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक, ये 3 प्रकार के हमारे सेक्शन होते हैं आरसीसी बीम के, ठीक है। ये क्या बैलेंस सेक्शन मतलब कि इसको बोलते हैं संतुलित सेक्शन इसको बोल देते हैं, ठीक है। क्या संतुलित खंड सेक्शन मतलब क्या होता है हमारा खंड, संतुलित खंड बैलेंस सेक्शन, या फिर इकोनॉमिकल सेक्शन मतलब मितव्ययी खंड, ठीक है, मितव्ययी खंड। और दूसरा क्या अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अल्प प्रबलित खंड। तीसरा क्या ओवर रेनफोर्स सेक्शन, मतलब कि अति प्रबलित खंड बोल सकते हैं इसको। तो ये 3 प्रकार के हमारे सेक्शन होते हैं। ये हमारा बैलेंस सेक्शन, इन दोनों को अगर हम चाहें तो अनबैलेंस सेक्शन भी बोल सकते हैं, अनबैलेंस सेक्शन, ठीक, अनबैलेंस सेक्शन भी इसको हम बोल देते हैं। तो बैलेंस सेक्शन और अनबैलेंस सेक्शन, अनबैलेंस सेक्शन में हमारा 2 हुआ क्या, अंडर रेनफोर्स और दूसरा कि ओवर रेनफोर्स। अब अगर हमें पता करना हुआ कि कब हमारा बैलेंस सेक्शन होगा, क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कैसे पता किया, जैसे आगे की खंड की जो हमारे सेक्शन है उसकी प्रकृति बताइए कि वो किस प्रकार का खंड है, अनबैलेंस सेक्शन है कि बैलेंस सेक्शन, मतलब कि ओवर रेनफोर्स है कि अंडर रेनफोर्स है या फिर बैलेंस सेक्शन है। तो वो हमें कैसे फाइंड आउट होगी उसको अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक सेक्शन मान लेते हैं, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये कैपिटल डी हो जाएगा, ये रेनफोर्समेंट बार हो जाएगा, और फिर ये स्मॉल डी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, और फिर
ये हमारा d माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, इसको हम एरिया ऑफ स्टील बोल देंगे। ये हमारा कंप्रेशन जोन, ये फिर टेंशन जोन। ये हमारा कोई मान लेते हैं सेक्शन हो गया जिसमें इतने सारे पार्ट्स दिए गए हैं। अब अगर हमने आपको क्या पढ़ा था, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्रांतिक बल शून्य रेखा और वास्तविक बल शून्य रेखा, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ। तो अगर, ठीक है, क्रांतिक बल शून्य रेखा क्या है हमारा, जो क्रांतिक बल शून्य रेखा एक्चुअल बल शून्य रेखा के, मतलब कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दोनों बराबर है। दोनों मतलब कि एक ही लाइन पे आ रही है। जो न्यूट्रल एक्सिस है यहीं पे अगर आ रही है दोनों की डेप्थ, तो क्या हो जाएगी, वो हमारी बैलेंस सेक्शन हो जाएगी। अगर हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को एक्स ए से डिनोट करते हैं, सॉरी, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को एक्स सी से डिनोट करते हैं, तो बैलेंस सेक्शन या फिर इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए क्या होगा, ये दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे अंडर रेनफोर्स्ड, ठीक है, अंडर रेनफोर्स मतलब कि वह सेक्शन, बैलेंस सेक्शन में बोल सकते हैं वह सेक्शन जिसमें हमें आवश्यकता अनुसार जितनी स्टील की जरूरत है उतनी ही डालते हैं, तो वो हमारा बैलेंस सेक्शन कहलाता है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन वह सेक्शन जिसमें हम आवश्यकता से कम उसमें रेनफोर्समेंट डालते हैं। ठीक है, आवश्यकता से कम स्टील का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोल देते हैं। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन मतलब कि वह खंड या फिर वह सेक्शन जिसमें क्या करते हैं हम कि आवश्यकता से अधिक हमारा रेनफोर्समेंट अगर स्टील डालते हैं तो उसको हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोल देते हैं। तो जब हमने बैलेंस सेक्शन बनाया तो उसके लिए हमारे दोनों क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बराबर है। लेकिन अगर यहीं पे क्या करते हैं हम कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन हम बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो ये होगा कि रेनफोर्समेंट उसमें आवश्यकता से कम है, आवश्यकता से रेनफोर्समेंट कम है, तो उसके लिए क्या हमारा हो जाएगा कि जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, क्या हो जाएगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है ये कम हो जाएगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की लंबाई मतलब कुछ यहाँ पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी और ये हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। और इसके लिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए ये तो हमारा हुआ अंडर रेनफोर्स, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए इसी का जस्ट अपोजिट। ठीक, जैसे अंडर हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जो है वो कम हो जा रही है। लेकिन जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाए तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ वो बढ़ जाएगी। कुछ यहाँ पे हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा, ये हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अगर मानते हैं तो पहले अंडर में तो यहाँ पे आ जाएगा और जब ओवर करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, ये हमारे पास हो जाएगा। तीन एक कंडीशन हमारे पास होते हैं। जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें पूछ लेता कि जो हमारा सेक्शन है उसकी प्रकृति बताइए, मतलब कि वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या फिर ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, तो वहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दोनों डेप्थ फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ फाइंड आउट करेंगे और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है, वहाँ से हमको प्रकृति का पता चलता है कि किस प्रकार की हमारी जो है वो सेक्शन है। तो ये वो हमारा क्लासेस ऑफ आरसीसी बीम। यहीं पे जो है आपका सेकंड चैप्टर तो जो था WSM के बारे में, उसके जो कॉन्सेप्ट थे, जितने भी आपके फार्मूलाज थे वो ख़त्म होते हैं। अब जो आगे के लेक्चर्स हैं उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे, प्रॉब्लम्स होंगे कि कैसे उनको सॉल्व करते हैं और क्या क्या हमको कैसे कैसे फाइंड आउट करना होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आई होप कि आज का जो ये लेक्चर रहा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आने वाली आगे की वीडियोज़ हैं, अभी तो आरसीसी क्लासेज और हाईवे क्लासेज चल रही हैं, आगे आपकी जो आपकी थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप सभी को जो इरिगेशन आपके सब्जेक्ट से और सर्वे हैं उन दोनों की भी क्लासेस मिलेंगी और आपको नोट्स भी प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।